ऐसा क्या हुआ कि हर्ष ने आरती के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और बाद में उसे अपने कमरे में रुकने के लिए कह दिया। हे गाइस, मैं आ गई हूँ द डे लव हैपन का नेक्स्ट चैप्टर लेकर। चैप्टर आरती के वॉइस ओवर से शुरू होता है। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे गानों की आवाज़ सुनाई थी। थोड़ी देर तो वो गाने मुझे पसंद आए, लेकिन बाद में उन गानों का जॉनर ही बदल गया। पता नहीं किस तरह के गाने बज रहे थे, जैसे मानो अभी मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने जल्दी से हर्ष के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और इंतज़ार करने लगी कि वो दरवाज़ा खोले, लेकिन मैं इंतज़ार ही कर सकती थी क्योंकि उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने एक बार फिर लेकिन ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं थक कर अपने कमरे में चली आई। कुछ देर इसी तरह गाने बजते रहे, जिससे मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया। तभी हर्ष ने गाने बंद किए। जैसे ही गाने बंद हुए, मैंने फिर से जाकर हर्ष के कमरे का दरवाज़ा पीटा। इस बार उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि हर्ष पसीने से भीगा हुआ मेरे सामने खड़ा था। मैंने जल्दी से तेज़ आवाज़ में कहा, इस तरह गाने बजाना बंद करो। तुम यहाँ किराए के घर पे रहते हो, जहाँ पर और लोग भी रहते हैं। मेरी शक्ल देखकर हर्ष ने हल्की सी सांस लेकर कहा, तुम्हारे अलावा किसी और को परेशानी नहीं हुई। मुझे हर्ष की बात पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने दांत दबाते हुए कहा, हाँ मुझे परेशानी हो रही है, तो तुम आवाज़ कम कर सकते हो। मेरी बात सुनकर हर्ष ने दरवाजे पर लगकर खड़े होते हुए कहा, ऑर्डर कर रही हो या रिक्वेस्ट। हर्ष की आवाज़ में मुझे गुस्सा साफ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को धीमा करते हुए कहा, रिक्वेस्ट। जैसे ही हर्ष ने मेरी बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल से ध्यान रखूंगा। यह कहकर वो कमरे के अंदर चला गया, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं आराम से देख पा रही थी कि उसके कमरे में ढेर सारी फाइल और किताबें थी। फर्श पर एक मैट बिछा हुआ था, जिसके आसपास एक्सरसाइज के लिए सामान रखा हुआ था, जिसका मतलब था कि हर्ष गाने चलाकर एक्सरसाइज कर रहा था। मैं वहाँ और खड़े नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं अपने कमरे में वापस आ गई। कॉलेज जाने से लेकर वापस आने तक पूरे दिन मैं हर्ष के बारे में दीपाली और नंदिनी से सुनती रहती, जैसे उन दोनों के पास कोई और काम ही नहीं है। अब तो मुझे हर्ष के नाम से चिढ़ सी मच जाती थी। अक्सर मैंने म्यूजिक की क्लास में पीछे बैठना शुरू कर दिया और मेरी जगह दीपाली बैठ जाती। पूरे दिन भले ही दीपाली और नंदिनी एक दूसरे को खाने वाली नजरों से देखती हो, लेकिन म्यूजिक की क्लास में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती। कॉलेज की हर लड़की और फीमेल टीचर हर्ष को पसंद करने लगी थी। इसकी वजह उसका इस सबसे अच्छे से बात करना और हर वक्त मुस्कुराते रहना था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। शायद इसकी वजह हमारा रोज रोज का झगड़ा था। ये तो अच्छी बात थी कि हर्ष ने अभी तक कॉलेज में किसी को पता नहीं लगने दिया कि हम एक दूसरे को कॉलेज के अलावा भी जानते हैं, और वहाँ पर हम दोनों बच्चों की तरह झगड़ते हैं। यहाँ से हर्ष का वॉइस ओवर शुरू हो जाता है। तो अब हर रोज मेरे और आरती के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर बहस हो जाती। कभी कमरे के सामने सामान को लेकर, कभी आने जाने को लेकर, कभी क्या और कभी क्या। इस चक्कर में हमारे मकान मालिक को भी परेशानी होने लगी। वो ना तो आरती को वहां से जाने के लिए कह सकते थे और ना ही मुझे, क्योंकि कॉलेज के दौरान से ही मैं इसी कमरे में रहता हुआ आया हूँ, और फिर हमारे झगड़े से किसी और को परेशानी नहीं होती। मैं रोज कॉलेज में 2 घंटे जाकर ऑफिस के लिए निकल जाता था। चाचा जी के जाने के बाद मुझे और चाची को ही ऑफिस संभालना पड़ता था। शाम होते होते मेरी हालत ऐसी हो जाती कि बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद आ जाए। लेकिन इन सब के बाद भी मेरी हर सुबह बहुत हसीन होती थी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे आरती का चेहरा दिख जाता था। वैसे ना तो स्कूल और ना ही कॉलेज टाइम में मुझे कोई लड़की पसंद आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि आरती मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। धीरे धीरे कॉलेज का 1 साल गुजर गया और इस साल के खत्म होने पर कॉलेज की छुट्टियां हो गई, जिससे मेरी डबल शिफ्ट खत्म हो गई। अब मुझे सिर्फ ऑफिस जाना होता था और शाम को कमरे में आकर सोना होता था। छुट्टियां शुरू होते ही मुझे लगा आरती अपने घर चली जाएगी, लेकिन वो अभी भी यहीं थी। ना तो वो खुद गई, ना ही उसे कोई लेने के लिए आया। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे की क्या वजह है, और ना ही जाकर पूछ सकता हूँ। कॉलेज के दूसरे साल के शुरू होने के 10 दिन पहले मैं ऑफिस से काम खत्म करके लौटा था। तभी मुझे आरती के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। पहले तो मुझे लगा शायद आरती ने कुछ गिरा दिया है, लेकिन कुकर की 6 सीटियां लगने के बाद भी उसमें लगातार सीटियां लगी जा रही थी, तो मुझे समझ आ गया कि शायद आरती ही बेहोश होकर गिर गई है। मैं जल्दी से उसके कमरे के दरवाजे पर पास गया और उसे जोर जोर से बजाने लगा। जाहिर सी बात थी कि उसे अभी तक होश नहीं आया था, क्योंकि कुकर की सीटी अभी भी बजे जा रही थी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बिना देरी के आरती के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। मैंने देखा कि आरती फर्श पर बेसुध होकर पड़ी है। मैंने अंदर जाकर पहले तो केस बंद की और फिर आरती को गोद में उठाकर अपनी कार तक ले आया। मुझे ऐसा करते हुए हमारे मकान मालिक ने भी देख लिया। उन्होंने मेरे पास आते ही पूछा, आरती को क्या हुआ है?
मैंने आरती को कार में बिठाते हुए कहा, शायद तेज बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया है, क्या आप उसे सही करवा देंगे? मेरी बात सुनकर मकान मालिक ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन वो भी हालात समझ गए थे। उन्होंने बिना देरी के कहा, तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं दरवाज़ा ठीक करवा दूंगा। जितना जल्दी हो सके मैंने कार को हॉस्पिटल की तरफ भगाया। आरती का शरीर बुखार से तप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बीमार थी तो उसने किसी को क्यों नहीं बुलाया। थोड़ी ही देर में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां जाते ही आरती को एडमिट कर लिया गया। उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था और अब उसे दूसरी डिप लगाई गई थी, लेकिन अभी भी वो उसे होश नहीं आया था। तभी डॉक्टर रिपोर्ट के साथ आए और उन्होंने कहा, इन्हें निमोनिया हो गया है, आज की रात इन्हें यहीं रहने दीजिए, कल बुखार उतर जाने के बाद आप इसे घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि कोई और बात नहीं थी। प्राइवेट हॉस्पिटल था तो पेशेंट के साथ कमरे में रुकने के लिए आरामदायक कुर्सी कम बेड था। पहले तो मैंने सोचा कि बैठकर आरती के होश में आने का इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन दिन भर की थकान के बाद मेरे शरीर ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी। मैंने कुर्सी को बेड में बदला और लेट गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब आरती के हाथ में लगी दूसरी ड्रिप खत्म हो गई और नर्स उसे हटाकर चली गई। मैं चुपचाप लेटा हुआ था, तभी मेरी नींद आरती के बुलाने से खुली। यहाँ से आरती का वॉइस ओवर शुरू हो जाता है। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे याद था कि मैंने कुकर में राजमा चढ़ाए थे और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। तभी मैंने देखा कि हर्ष मेरे पास लगी कुर्सी पर कम बेड पर लेटा हुआ है, तो मुझे समझ आ गया कि वो ही मुझे यहाँ लेकर आया है। इतने दिनों में आज पहली बार मुझे हर्ष को देखते ही गुस्सा नहीं आया। मैं बस उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हर्ष किस तरह का इंसान है जो हर रोज मुझसे झगड़ता था, लेकिन जब मुझे सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तब वो मेरे पास था। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद को रोकते हुए आंसू पहुंचे और हर्ष को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर हर्ष ने धीरे से अपने सिर से हाथ हटाया और मेरी तरफ देखा। मैंने गला सही करते हुए कहा, थैंक्स मुझे यहाँ लेकर आने के लिए, वरना शायद मैं पूरी रात वहीं पड़ी रहती। हर्ष ने आधी खुली आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या अब तुम्हारा बुखार ठीक है? मैंने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, हाँ अब ठीक लग रहा है। हर्ष ने बैठते हुए मेरी तरफ देखा और शायद कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो झिझक रहा था, तो मैंने ही पूछ लिया, क्या हुआ, कुछ पूछना है? हर्ष ने हामी भरते हुए कहा, तुम्हें बुखार कब से है? और जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी हालत इतनी खराब होने वाली है तो तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? हर्ष की बात सुनकर मैंने समझने के अंदाज से पूछा, किसे बुलाना था? अब हर्ष मुझे गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। उसने गुस्सा काबू करते हुए कहा, तुम अपने घर वालों को बुला सकती थी, जैसे मम्मी पापा। उसकी बात सुनकर मैंने गर्दन झुका ली और नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, कोई नहीं आने वाला, मुझे उनसे मिले हुए 1.5 साल हो गया है। मेरी बात सुनकर हर्ष के चेहरे पर अजीब सी खामोशी आ गई। मुझे पता था कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, उन दोनों के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। पिछले साल तक तो मैं नानी के साथ रहती थी, लेकिन अब वो भी गुजर गई हैं, तो अब मैं किसी को नहीं बुला सकती अपनी देखभाल के लिए। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ गए और उन्होंने आते ही कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने बस हाँ में गर्दन हिला दी। वो मुझसे और भी बातें करने लगे और हर्ष एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा, अब इनका बुखार उतर गया है, लेकिन थोड़ी कमजोरी रहेगी और दवाइयाँ भी 10 दिन में चलेगी, तो आप देख लीजिए इन्हें यहाँ रखना है या फिर घर लेके जाना है। यहाँ से हर्ष का वॉइस ओवर शुरू हो जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने आरती की तरफ देखा जो मुझे ही देख रही थी। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद में कहा, बुखार उतर गया तो मैं घर चलना चाहिए। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैं डिस्चार्ज पेपर बनवा देता हूँ। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और मैं उनके पीछे भी चला गया। थोड़ी ही देर में सारा पेपर वर्क पूरा हो गया तो मैं आरती को कार तक ले आया। आरती ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या मुझे सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी? उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और फिर कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, कार में बैठो, चलते हुए बात करते हैं। पूरे रास्ते हम दोनों ने 1-2 बार ही बात की। मेरे मन में आरती की कही बात चल रही थी, कोई नहीं आने वाला और उनके पास वक्त नहीं है। इस बात को सुनकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरे मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। उस वक्त मेरी पहली लाइन यही थी कि अब कोई नहीं आने वाला। थोड़ी ही देर में हम दोनों वापस मकान पर पहुंच गए, जहां दरवाजे पे ही हमें मकान मालिक मिल गए। उन्होंने आरती के उतरते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, अब तबीयत ठीक है? आरती ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने दरवाजा ठीक करवा दिया है, लेकिन नया लगने में कुछ दिन लग जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैंने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, कोई बात नहीं। ये कहकर मैंने आरती की तरफ देखा जो मुझे ही हैरानी से देख रही थी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि मकान मालिक ने किस दरवाजे की बात की है। मैंने हाथ के इशारे से आरती को चलने के लिए कहा तो वो चुपचाप सीढ़ियों की तरफ चली गई।
बुखार की वजह से उसका पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था, तो उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो रही थी। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। कल रात तो बात कुछ और थी, लेकिन अब उसे बिना वजह छूना मुझे सही नहीं लग रहा था। मैं चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। जब हम दोनों उसके कमरे के पास पहुंचे, तब जाकर उसे समझ में आया कि मकान मालिक कौन से दरवाजे की बात कर रहा था। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कह दिया, तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बंद था और तुम बेहोश थी और तुम्हें होश भी नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करता। उसने नज़रें चुराते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी और उसे फिर से लगाया गया था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। कमरे में अजीब सी बदबू आ रही थी। शायद आरती ने कल खाना बनाने के लिए जो तैयारी की थी वो खराब हो गई थी। मैंने आरती को बैठने के लिए कहा और मैं आरती के लिए खाना बनाने के लिए चला गया। पहले तो मैंने कल वाला कचरा साफ किया जो अभी बहुत बदबू मार रहा था। फिर मैंने हल्का खाना बनाने के लिए खिचड़ी चढ़ा दी। मैंने आरती की तरफ देखा जो अपने बिस्तर पर बैठी थी और कमजोरी की वजह से वो अपने दोनों हाथों के सहारे से खुद को बैठने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं जानता था कि वो थोड़ी असहज है मेरे वहाँ होने से, इसलिए मैंने उसके पास आकर पूछा, क्या तुम अब ठीक हो? मेरी बात सुनकर आरती ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर हाँ में नजरें झुका दी। ये जानकर मैंने कहा, तो ठीक है, तुम खिचड़ी खा लेना, मुझे कुछ काम है, लेकिन मैं जाने से पहले गैस बंद कर दूंगा। कुकर की 4 सीटी लगने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया और अपने कमरे में चला आया। यहाँ से आरती का वॉइस ओवर। हर्ष के जाते ही मैं बिस्तर पर लेट गई। मेरा पूरा शरीर बुखार की वजह से टूट रहा था, लेकिन अब थोड़ी राहत थी। मैं चुपचाप लेटी ही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। थोड़ी देर बाद में मेरी नींद हर्ष के बुलाने से खुली। उसके हाथ में खिचड़ी से भरी थाली थी, जिसे देखकर मेरा मुंह बन गया। इस हालत में मैं इतना तो नहीं खा सकती थी। हर्ष ने बिना कुछ कहे थाली मेरे हाथ में रखी और कहा, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाना। इस कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो जब तक ये नया नहीं लग जाता तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। मैं बस हर्ष को हैरानी से देख रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि लड़का मेरे बारे में इतना सोचेगा। मैंने खिचड़ी का एक निवाला लेते हुए गर्दन को हाँ में हिला दिया। मैं जानती थी कि इस वक्त मैं उससे किसी बात को लेकर बहस नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहा है वो मेरे लिए ही अच्छा था। खिचड़ी खा लेने के बाद मैं थाली लेकर धोने जाने लगी, लेकिन हर्ष ने मेरे हाथ से थाली लेकर कहा, तुम आराम करो, ये काम मैं कर लूंगा। मैंने चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाई और वापस बिस्तर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में हर्ष मेरे पास आया। उसने एक पानी का गिलास और 2 टेबलेट मेरे सामने रख दी। मैंने हर्ष की तरफ देखा और कहा, क्या मुझे ये दोनों लेनी है? इस पर हर्ष ने एक टेबलेट निकालकर मेरे हाथ में दी और कहा, दूसरी तुम 10 मिनट बाद में खा लेना, मुझे अभी जाना है, तो तुम इस कमरे को ताला लगाकर मेरे कमरे में सो जाना। ये कहकर हर्ष वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने कमरे के दरवाजे को गौर से देखा, तो उस दरवाजे की लकड़ी में दरार आ चुकी थी। अगर अब कोई उसे जोर से मारे तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाए। मैंने एक गहरी सांस ली और दवाई उठाकर हर्ष के कमरे में चली आई। उसका पूरा कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो लड़के का कमरा है। हर एक चीज उसकी जगह पर, ढेर सारी फाइलें और किताबें। मैंने एक फाइल को उठाकर देखा कि वो किस बारे में है। एक पेज देखने के बाद मुझे समझ आ गया, ये किसी कंपनी की फाइल है जिसमें फाइनेंस से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई थी। इसका मतलब था कि हर्ष किसी कंपनी में काम करता है। मैंने फाइल को उसकी जगह पर रखा और बिस्तर पर लेट गई। हर्ष का वॉइस ओवर। आरती को कमरे में छोड़कर मैं ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे पास कार थी, लेकिन ज़्यादातर मैं उसे ऑफिस में ही रखता था, क्योंकि मकान के बाहर पार्किंग की जगह कम थी। मैं अपनी कार लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस पहुंचा ही था कि दरवाजे पे ही मुझे चाची ने आवाज़ दे दी और कहा, कल वाली मीटिंग का क्या हुआ? मैंने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, मीटिंग तो अच्छी रही है, बस काम वक्त पे हो जाए। चाची ने केबिन की तरफ जाते हुए कहा, अपने लोगों पर भरोसा करना सीखो, वो तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने केबिन की तरफ चला गया। केबिन की टेबल पर ढेर सारी फाइलों का ढेर लगा हुआ था। कल ही मैंने 20 से ज्यादा फाइलें क्लियर की थी और आज उससे भी ज्यादा। मैंने गहरी सांस ली और फाइल को देखने लगा। मेरा पूरा दिन उन फाइलों और आरती के बारे में सोचने में निकल गया। टेबल पर रखी आखिरी फाइल को जब मैंने देखा तो उसमें आरती के नाम की कंपनी का कोऑर्डिनेशन आया हुआ था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने फाइल को देखा और फिर उसे वहीं रख दिया। मैं अपने केबिन से निकला ही था कि चाची ने मुझे रोकते हुए कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आज मेरे साथ घर चलो। चाची की बात सुनकर मैंने घड़ी में वक्त देखा और धीमी आवाज में कहा, आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कल आपके साथ जरूर चलूंगा। मेरी बात सुनकर और मेरी हरकतों को देखकर चाची ने पूछ लिया, कोई इंतजार कर रहा है? इस पर मैंने जल्दी से ना में गर्दन हिला दी और कहा,
आज सुबह मैं देरी से उठा था तो एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिला, इसलिए बस, और कोई बात नहीं है। चाची ने मेरी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही थी। चाची से बात करने के बाद मैं ऑफिस से निकल गया। रास्ते में मैं सब्जी ले और फल लेने के लिए रुका और फिर सीधे कमरे में आ गया। जब मैं पहुंचा तो दोनों कमरों की लाइट बंद थी और दरवाज़ा भी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अगले ही पल आरती ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर लग रहा था कि अब उसकी तबीयत ठीक है। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर आ गया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कपड़े बदलने के बाद मैंने आरती के पास रखी दवाइयों की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि आरती ने दवाइयाँ ली है या नहीं। तभी आरती ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने दवाइयाँ ले ली थी, तो क्या अब मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? आरती ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? आरती जो कहना चाहती थी, मैंने बीच में बोलकर उसकी बात को पूरा नहीं होने दिया और कहा, तुम यहाँ रुक सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ हल्का बना देता हूँ। ये कहकर मैं खाना बनाने चला गया। तभी आरती ने कहा, मैं अब खुद बना सकती हूँ, तुम्हें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैंने जल्दी से आरती की तरफ देखा और कहा, चुपचाप खाना खाओ और दवाई लेकर सो जाओ। मैं तुम्हारे कमरे में सोने वाला हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया। शायद आरती को मेरा उसके साथ एक कमरे में होना सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो बार बार मैं यहाँ से जाने की बात कह रही थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, तो वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मैंने टमाटर का सूप बनाया था जो हल्का था। सूप बन जाने के बाद मैंने उसे प्याले में डाला और आरती के सामने रखा और कुछ फाइलें उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी आरती ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। आरती का वॉइस ओवर। मैं हैरानी से हर्ष को काम करते हुए देख रही थी। मुझे इस तरह किसी की मदद लेने की आदत नहीं थी, लेकिन आज मुझे मदद पाकर अच्छा लग रहा था। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी हर्ष प्याला लेकर मेरे सामने आया जिसमें टमाटर का सूप था। मैंने गहरी सांस ली कि आज मुझे खिचड़ी नहीं खानी पड़ेगी। मैं उस प्याले को देख रही थी कि तभी हर्ष कुछ फाइलें उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने जल्दी से हर्ष को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर वो रुका और मेरी तरफ देखने लगा। तो मैंने जल्दी से कहा, क्या आप नहीं लेने वाले? हर्ष ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मैं रोज़ ऑफिस में डिनर कर लेता हूँ। हर्ष की बात सुनकर मैंने धीरे से गर्दन हिला दी। तभी हर्ष कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसने कमरे में झाँकर कहा, दरवाज़ा बंद कर लेना। ये कहकर वो मेरे कमरे में चला गया। पिछले 1 साल से मैं उससे रोज़ लड़ती और गालियाँ देती थी, लेकिन आज मेरी नज़रों में उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक हर्ष जैसा इंसान नहीं देखा था। सच कहूँ तो उस जैसे इंसान से किसी को भी प्यार हो जाए। अगर नंदिनी और दीपाली को हर्ष की ये साइड पता चल जाए तो वो दोनों इस पर मर मिटे। ये सोचते हुए मैंने सूप पीना शुरू किया और ख़त्म होने के बाद दवाई लेकर सो गई। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। हर्ष रोज़ मेरे लिए खाना बना देता और फिर ऑफिस चला जाता। वापस आने के बाद वो कपड़े बदलकर मेरे कमरे में चला जाता। मकान मालिक को 2 से 3 बार याद दिलाने पर उसने कमरे का दरवाज़ा ठीक करवाया। दरवाज़ा ठीक होते ही मैं अपने कमरे में चली गई और मैंने हर्ष से कहा कि अब मैं खुद खाना बना लूँगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं अगले मंडे को फिर से आऊँगी। टाटा, बाय बाय।